हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम क्लास 9th के साइंस में हमारा सेम चैप्टर पढ़ेंगे जो चलता आ रहा था, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, यानी परमाणु और अणु। कितनी सारी चीजें हमने इस टॉपिक में, इस चैप्टर में पढ़ ली हैं। होपफुली सारे टॉपिक जो हमने पढ़े हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने वो रिवाइज किए होंगे, दोबारा से पढ़े होंगे। ठीक है, तो रासायनिक सूत्र में हमने क्या क्या चीजें देखी थी। रासायनिक सूत्र किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। प्रतीकात्मक निरूपण से आप क्या समझते हैं, यानी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ओके, सिंबल के रूप में जब आपके किसी यौगिक का नाम लिखा जाता है तो उसको उसका रासायनिक सूत्र कहा जाता है। ओके, यानी कि केमिकल फॉर्मूला। इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं? रासायनिक सूत्र के संघटकों की संयोजकताएं या आवेश बराबर होनी चाहिए। ठीक है, उसकी जो संयोजकता है, वैलेंसी जो होती है, जो आपने पहले पढ़ी है, यानी संयोजन क्षमता। तो जितने परमाणु उसमें जुड़ रहे हैं उनकी संयोजन क्षमता किसी न किसी रूप में बराबर होनी चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, उनका आवेश जो है वो बराबर होना चाहिए। ये एक विशेषता होती है। दूसरा, धातु एवं अधातु के यौगिक की रासायनिक सूत्र की संरचना में धातु को पहले लिखा जाता है। जब आपका किसी भी यौगिक में धातु और अधातु दो चीजें आ रही हैं तो क्या कहा जा रहा है, धातु को आप पहले लिखेंगे और जो अधातु वाला पार्ट है उसको बाद में लिखा जाता है। जिससे हमने क्या बोला, हमने कहा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम में सोडियम आपकी क्या है, धातु है Na, और Cl अधातु, तो ये इस प्रकार आ जाती है NaCl। तो पहले आपने क्या लिखा, पहले आपने धातु को लिखा जो कि सोडियम थी, फिर आपने अधातु वाला पार्ट लिखा है। ओके, और क्या कह रहे हैं, बहुपरमाणविक आयन। बहुपरमाणविक आयन से क्या समझते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा परमाणु होते हैं या दो से अधिक परमाणु जिसमें होते हैं। ठीक है, तो ऐसे परमाणु के रासायनिक सूत्र में आने की स्थिति में, जब ऐसे परमाणु आपके किसी रासायनिक सूत्र में बन रहे होते हैं तो इस आयन को ब्रैकेट में रखा जाता है और फिर संयोजक अथवा आवेश को ब्रैकेट के नीचे लगाते हैं। जैसे ठीक है, तो इसको कहा जा रहा है बहुपरमाणुविक आयन। इसको क्या किया गया, ब्रैकेट में लिखा गया, फिर उसकी जो वैलेंसी है उसको ब्रैकेट के बाद लिखा गया है। ओके, तो इतना हम लोगों ने इसमें देख लिया था। और क्या देखा था हमने कि रासायनिक सूत्र लिखने के नियम क्या क्या होते हैं। तो रासायनिक सूत्र लिखने के नियम क्या होते थे, पहले आप रासायनिक सूत्र में जो जो तत्व हैं उन तत्वों के सिंबल लिखिए, उनके नीचे उनकी वैलेंसी लिखिए, फिर उनको क्रॉस कर लीजिए संयोजकता को मैच करते हुए, तो आप क्या बना लेंगे, केमिकल फॉर्मूला बना लेंगे। ओके, सबसे पहले तत्वों के परमाणु के चिन्हों को लिखा जाता है। चिन्ह यानी वही जो सिंबल यानी कि प्रतीक है आपके, और अब इन चिन्हों के नीचे इनकी संयोजकताओं को लिखा जाता है। फिर संयोजित परमाणुओं की संयोजकताओं को क्रॉस किया जाता है और क्या करेंगे, परिणाम स्वरूप पहला परमाणु दूसरे परमाणु की संयोजकता ग्रहण करता है तथा दूसरा परमाणु पहले वाले परमाणु की संयोजकता को ग्रहण करता है। ओके, इतनी चीजें हमने यहाँ पर देख ली थी और लास्ट में आपका रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फॉर्मूला तैयार हो जाता है। इस प्रकार आपने क्या देखा था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ करके H2O बनाया जा रहा था। तो हमने क्या देखा, एक साइड हमने लिख लिया हाइड्रोजन, एक साइड हमने लिख लिया ऑक्सीजन। ठीक है, ये सिंबल है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्रॉस कर लीजिए। तो वाटर के लिए आपका फॉर्मूला क्या आ गया, H के साथ 2 जुड़ा है तो 2 और ऑक्सीजन के साथ 1 है तो H2O। ठीक है, ये बनाया था हमने वाटर का फॉर्मूला। चलिए आगे देखते हैं, आणविक द्रव्यमान की बात की जा रही है। ठीक है, आणविक द्रव्यमान को समझने से पहले कुछ और यौगिकों के हम रासायनिक सूत्र लिखते हैं। ठीक है, चलिए, आपका यौगिक है हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड आपका यौगिक है। इस हाइड्रोजन क्लोराइड में आपको 2 तत्व दिख रहे हैं, एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है। ठीक है, तो पहले आप क्या लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं सिंबल।
सिंबल क्या है हाइड्रोजन के लिए H और क्लोरीन के लिए Cl। अब क्या आएगी, अब आएगी वैलेंसी यानी कि संयोजकता। ठीक है, संयोजकता कहती है हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है और Cl की भी 1 है। अब क्या कर लेंगे, अब कर लेंगे क्रॉस करके जो उनकी संयोजकता है उनको संगत परमाणु हम मान लेते हैं। तो H के साथ 1 आया है तो एक ही H है और Cl के साथ भी 1 आया है तो Cl हो गया। तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए केमिकल फॉर्मूला यानी रासायनिक सूत्र है। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड जिसको आप क्या कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है HCl होता है। ओके, चलिए दूसरा देखते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, आपका सिंबल आएगा पहले, क्या क्या चीजें हैं इसमें, एक हाइड्रोजन है आपका H और दूसरा सल्फाइड यानी सल्फर S है। H का 1 वैलेंसी और S का 2, क्रॉस कर लीजिए। तो हाइड्रोजन का 1 वैलेंसी और आपका सल्फर का 2 वैलेंसी, दोनों को क्रॉस कर लिया। हाइड्रोजन के लिए आ गया 2 परमाणु और H2S। इस प्रकार से आपका क्या बन गया, हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, तो जल्दी से दोनों के सिंबल नोट करेंगे, फिर हम आगे देखेंगे कुछ और तत्वों के सिंबल। चलिए, तो ये रासायनिक सूत्र आपने लास्ट सेशन में भी देख लिए थे। आज कुछ अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। तो इस प्रकार से अगर किसी भी कंपाउंड का आपको रासायनिक सूत्र लिखने के लिए दिया जाता है तो आपको उसका एक तो जितने तत्व उसमें आ रहे हैं उनके सिंबल पता होना चाहिए और दूसरा आपकी जो संयोजकताएं आपको बताई गई हैं अलग अलग तत्वों की, वो आपको याद करनी है कि कौन से तत्व के कौन से एटम की कितनी संयोजकता है। ओके, तो इतना आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब है आपका आणविक द्रव्यमान यानी जिसे मॉलिक्यूलर मास भी कहा जाता है। आणविक द्रव्यमान का मतलब है जैसे कि उसके नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि एक अणु का द्रव्यमान। एक अणु क्या था, जब मैं कह रही हूं ये 1 गिलास पानी है, ठीक है, इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, कितने भी ml ये पानी हो सकता है। इस पानी में से हम एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल जो होगा, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल सपोज ये कई मॉलिक्यूल से बना हुआ होगा। इस प्रकार इसमें कई, जब हम थोड़े से पानी यानी 250 ml अगर पानी की बात करें 250 ml, तो उसमें भी कई करोड़ों अरबों आपके मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु वहां पर उपस्थित होंगे, क्योंकि अणु का साइज बहुत छोटा होता है। ठीक है, आपको पता है। तो हम उसी अणु की बात कर रहे हैं जो कि क्या है, करोड़ों की और अरबों खरबों की संख्या में है, जब हम सिर्फ 250 ml की बात कर रहे हैं पानी। ठीक है, तो उस अणु को ले लेते हैं, सपोज ये वो अणु है। तो ये अणु क्या है, H2O का है। एक मॉलिक्यूल का मतलब एक H2O, दूसरा मॉलिक्यूल दूसरा इसमें H2O। ठीक है, इस प्रकार ये सारे क्या है, H2O 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 H2O। तो यानी एक मॉलिक्यूल H2O। ठीक है, एक अणु ले लिया हमने यहां से, ये एक अणु ले लिया सपोज। इसको मैं दूसरे किसी कलर से दिखा देती हूँ, ग्रीन कलर से दिखा रही हूँ। इस वाले अणु की बात हो रही है। सारे अणु समान ही होंगे क्योंकि सारा क्या है, पानी ही है, H2O के ही अणु है, उसी के कण है। तो आप क्या कहेंगे, इस एक मॉलिक्यूल का हमने मास निकालना है, तो जो इस एक मॉलिक्यूल का यानी एक अणु का मास होगा जल का यानी पानी का, वही क्या कहा जाएगा, आणविक द्रव्यमान कहा जाएगा। ठीक है, तो आणविक द्रव्यमान से क्या समझते हैं, किसी भी यौगिक के एक अणु का जो द्रव्यमान होता है, एक मॉलिक्यूल का जो मास होता है, वही उसका आणविक द्रव्यमान यानी मॉलिक्यूलर मास होता है। ठीक है, तो चूंकि इसमें इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, अगर हम H2O की बात कर रहे हैं, इसमें क्या है, इसमें एटम है। और जब आपने पहले एटॉमिक मास की बात की थी यानी परमाणु के द्रव्यमान की बात की थी, वो किस में ली थी, यू में ली थी, यूनिफाइड मास जिसे आप कह रहे थे। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास की यूनिट भी क्या हो जाती है, आपकी यू हो जाती है। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी एक अणु में उपस्थित, किसकी बात कर रहे हैं, एक अणु। देखो इसमें इतने सारे अणु बताए मैंने आपको,
ठीक है। 250 ml अगर ये पानी है, इसमें कितने सारे अणु हैं, उनमें से सिर्फ एक अणु की बात की गई है। इस अणु का जो द्रव्यमान होगा, भार होगा, मास होगा, वही पूरे जल के लिए आणविक द्रव्यमान यानी मॉलिक्यूलर मास होगा। ओके, तो किसी भी एक अणु में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमानों के जोड़ को आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। अब ये द्रव्यमानों का जोड़ किसका है? परमाणुओं का, यानी एक अणु में, एक अणु किसका है? वाटर का। चलिए एग्जांपल ले रहे हैं हम। एक अणु किसका है? वाटर का। एक अणु बोला हमने, एक अणु का मतलब क्या है? एक मॉलिक्यूल, मतलब एक H2O। ठीक है, इस एक अणु में कितने परमाणु हैं? कितने परमाणु हैं? ये 3 परमाणु हैं। 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, 1 ऑक्सीजन का परमाणु है। तो इन सबके परमाणुओं के द्रव्यमानों का जब हम योग निकालते हैं यानी टोटल करते हैं, तो वो आपका क्या होता है? आणविक द्रव्यमान होता है एक अणु का। ओके, या आप क्या कहेंगे? उस यौगिक का आणविक द्रव्यमान होता है। तो इसको आप क्या लिख लेंगे? आणविक द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा इस जल के लिए? हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान इंटू 2 क्यों? क्योंकि 2 एटम है यहाँ पर। ठीक है, और इसमें प्लस क्या कर देंगे? ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। और ऑक्सीजन के कितने परमाणु? उसका तो एक ही परमाणु है। ओके, तो इस प्रकार हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान में ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान अगर आप जोड़ लेते हैं तो आपको क्या मिल जाता है? इस वाटर का आणविक द्रव्यमान मिल जाता है। ओके, इतना जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम आगे इसको कैलकुलेट करेंगे। ओके, चलिए अब हमें क्या करना होगा? हमें आणविक द्रव्यमान कैलकुलेट करना है किसका? अपने वाटर का यानी जल का। ठीक है, उससे पहले हमें हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए। तो आपने परमाणु द्रव्यमान पहले भी पढ़ा है, तो मैंने आपको कहा था कि आपको सारे जो परमाणु द्रव्यमान है वो याद रखने हैं। ठीक है, चलिए कुछ के बता देती हूँ। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, कार्बन का 12 to 13, 14 होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है आप कौन कौन सा कार्बन यूज कर रहे हैं। तो ज्यादातर कार्बन 12 ही यूज किया जाता है, ये वाला। ठीक है, नाइट्रोजन का 14 होता है, सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, कैल्शियम का 40 होता है। ठीक है, तो इतने ये आपके जनरल कुछ के मैंने परमाणु द्रव्यमान आपको बता दिए हैं, यानी कि एटॉमिक मास। ये एटॉमिक मास हमें हेल्प करेंगे मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट करने में। ओके, तो हम किसका ले रहे थे? हाइड्रोजन का ले रहे थे, H2O का ले रहे थे, वाटर का। ठीक है, तो जिसमें हमने क्या बोला? 2 इसमें हाइड्रोजन के एटम है, तो 2 इंटू एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू, क्योंकि इसमें एक ही एटम है ऑक्सीजन का, 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ O2। ओके, चलिए 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1 है, प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16। कितना हो गया? 18। और किसमें? क्योंकि ये भी U में होगा, ये भी U में होगा, ये सारे किस में है? U में है। इकाई इनकी क्या होगी? U होगी, तो यानी U में U प्लस करेंगे तो U ही आएगा। 18U इसका क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास होगा किसका? आपके वाटर का। ओके, यानी एक मॉलिक्यूल जो क्या है आपका? पानी का एक कण था, जो अभी हमने ग्लास में बताया था, एक जो अणु है पानी का,
उस एक अणु का द्रव्यमान 18 U होता है। और अगर इसी U को हम ग्राम में लिखते हैं, किस में लिखते हैं? ग्राम में। 18 G से कर देंगे तब इसको क्या कहा जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। समझ रहे हैं? उस U को हमने ग्राम में G लिख दिया है, बस इतने से वो क्या हो जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। किसका? आपके वाटर का। ओके। और क्या कह रहे हैं? परमाणु द्रव्यमान की भांति इसका मात्रक भी परमाणु की द्रव्यमान इकाई ही होता है। तो वही हमने किया कि जो आपका U एटॉमिक मास के केस में आ रहा था, वही हमने मॉलिक्यूलर मास के केस में भी लिख दिया है। ओके, जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर कोई किसी और कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। चलिए एक और यौगिक का आपका मॉलिक्यूलर मास देखते हैं। HNO3 नाइट्रिक एसिड इसे कहा जाता है। इसका मॉलिक्यूलर मास क्या कहेगा? इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? इसके अंदर है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम है? 3 एटम है, तो 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन आपको पता है कितना है? 1। एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14 प्लस 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा? U में आपका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा HNO3 के लिए। इसी प्रकार आप मॉलिक्यूल यौगिक का ही नहीं होता है, तत्वों के भी मॉलिक्यूल होते हैं, तो आपका H2O2 इनका आपको होमवर्क में मॉलिक्यूलर मास निकालना है। ठीक है, खुद से H2 और O2 का जल्दी से करेंगे इसे। चलिए, तो इसको आप कर लेंगे होमवर्क में। इसको आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। 8 4 12 1 13 6 63 आपका U आ गया होगा। क्या? मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास समझ रहे हैं? मॉलिक्यूलर मास यानी आपका आणविक द्रव्यमान, यानी नाइट्रिक एसिड के एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा? 63 U होगा। ओके, चलिए एक और ले लेते हैं। CH4 क्या होता है आपका? मीथेन। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन। तो मीथेन क्या कह रहा है? मेरे पास क्या है? कार्बन एक ही है, तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस कितने एटम है हाइड्रोजन के? 4। 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो कितना? कार्बन का हम 12 लेते हैं और 4 इंटू 1 हाइड्रोजन का 16 U। ओके, तो इतना क्या हो जाएगा? ये U क्या है? यूनिट है। ये जो मास को हम मेजर कर रहे हैं ना, उसकी यूनिट है ये। तो हमने आणविक द्रव्यमान के लिए यानी मॉलिक्यूलर मास के लिए, और आपके परमाणु के द्रव्यमान के लिए यानी जो एटॉमिक मासेस थे उनके लिए, सबके लिए U ही लिया है। ओके, और अगर हम इसे ग्राम में व्यक्त करते हैं तब ये क्या हो जाएगा आपका? ग्राम आणविक द्रव्यमान या ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाए। ओके, तो होपफुली आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपको क्या करना है? C2H6 का, इसका आपको क्या करके लाना है? कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H6। ओके, ये होमवर्क में आपके। चलिए कैलकुलेट जल्दी से नोट करिए। चलिए, तो मॉलिक्यूलर मास आपको समझ में आ गया होगा। मॉलिक्यूलर मास क्या है? एक मॉलिक्यूल का जो मास है पूरे यौगिक के लिए, वही मॉलिक्यूलर मास
होगा। ओके, तो हमने यहाँ पर जल का देख लिया है, आपका नाइट्रिक एसिड का देख लिया है, मीथेन का देख लिया। इसी तरह आप इथेन का निकाल के ले आएंगे C2H6, और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ऐसे ही अलग अलग आप मॉलिक्यूलर मास निकाल के ले आएंगे अलग अलग कंपाउंड। ठीक है, तो आपका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो सिंपल कंपाउंड्स के लिए आता है। आयनिक यौगिकों के केस में या आयनिक कंपाउंड्स का जो आपने केस पढ़ा था जिसमें आप कह रहे हैं कि आयंस बन रहे हैं, उनका मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाला जाता। उनका क्या निकाला जाता है, उनका फॉर्मूला मास कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, सूत्र इकाई द्रव्यमान यानी फॉर्मूला मास भी इसको कहा जाता है। तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में बेसिक अंतर कुछ नहीं है। मतलब जैसे आपने अणु का द्रव्यमान कैलकुलेट किया, वैसे ही आपने सूत्र के हिसाब से जो आपको केमिकल फॉर्मूला दिया गया है उसके हिसाब से आपने उसका सूत्र इकाई द्रव्यमान कैलकुलेट करना। ठीक है, तो मेजर डिफरेंस दोनों में कोई नहीं है। डिफरेंस सिर्फ किस चीज का है कि ये आपका सिंपल जो आपके कंपाउंड्स थे उनके लिए आ रहा था, और जो सूत्र इकाई द्रव्यमान है ये आपका आता है आयनिक कंपाउंड यानी आयनिक यौगिकों के लिए। ओके, तो इतना आपको समझ आना चाहिए कि सूत्र इकाई द्रव्यमान तब कहा जाएगा जब आयनिक यौगिक है, और आणविक द्रव्यमान तब कहा जाएगा जब आपके बाकी कोई यौगिक होंगे। ठीक है, तो सूत्र इकाई द्रव्यमान किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। ठीक है, वही होता है जैसे मॉलिक्यूलर मास के केस में हमने सभी एटम्स का क्या कर दिया था, जो भी जितने भी एटम उसमें है सभी एटम का जो मास होगा उसको टोटल कर लिया था। सूत्र इकाई द्रव्यमान भी कहता है कि उसके केमिकल फॉर्मूले में जितने एटम आपको दिखाई दे रहे हैं सबका एटॉमिक मास का टोटल निकाल लो, उनको ऐड कर लो, जो फाइनली मिलेगा वो सूत्र इकाई द्रव्यमान है। ठीक है, तो जैसे आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर रहे थे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से आप क्या कर रहे थे, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ केमिकल फॉर्मूला लगाइए, उससे आप क्या निकाल लेंगे, जो सूत्र इकाई द्रव्यमान होगा वो कैलकुलेट कर ले। ठीक है, तो चलिए आयनिक यौगिक ले लेते हैं NaCl। ठीक है, एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो NaCl ही होगा जब मॉलिक्यूलर मास होता है। तो ये इसमें हम क्या निकाल रहे हैं, इसमें हम सूत्र इकाई द्रव्यमान निकाल रहे हैं। तो NaCl के लिए क्या आएगा आपका, सेम आता है एटॉमिक मास ऑफ Na प्लस एटॉमिक मास ऑफ Cl। बस डिफरेंस क्या है कि ये दोनों आयंस है, जब ये डिसोशिएट होगा तो H प्लस और Cl निगेटिव में आएगा, तो ये आयनिक यौगिक है। तो आपका एटॉमिक मास Na का 23 प्लस Cl का होता है आपका 35.5। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका सूत्र इकाई द्रव्यमान यानी फॉर्मूला मास जिसे आप कहते हैं। ओके, जल्दी से इसे नोट कर लें। चलिए कितना हो गया ये, $58.5। ओके, चलिए एक और आयनिक कंपाउंड ले लेते हैं। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। ठीक है, इसमें क्या क्या है, इसमें आपका कैल्शियम का एक एटम है और क्लोरीन के 2 एटम है। ठीक है, तो इसका आपको क्या निकालना है, सूत्र इकाई द्रव्यमान निकालना है। तो क्या लिखेंगे आप, फॉर्मूला मास ऑफ CaCl2, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ Ca यानी कैल्शियम प्लस 2 इंटू 2 एटम है ना क्लोरीन के, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ Cl यानी क्लोरीन। ओके, तो कैल्शियम का आपका एटॉमिक मास होता है 40 प्लस 2 इंटू क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5। 40 प्लस 71, तो टोटल कितना हो गया 1110। तो ये आ जाएगा फॉर्मूला मास फॉर CaCl2। ओके,
तो सूत्र द्रव्यमान एवं आणविक द्रव्यमान में अंतर क्या है? ठीक है, अभी हमने यहाँ पर आपके आणविक द्रव्यमान भी कैलकुलेट करे थे, अभी हमने सूत्र इकाई द्रव्यमान भी कैलकुलेट कर लिया। अब इन दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर वही है जो मैंने पहले बताया, सूत्र द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान में केवल अंतर यही है कि यहाँ पर हम उस पदार्थ के सूत्र इकाई द्रव्यमान का उपयोग करते हैं जिसके संघटक आयन होंगे, यानी जो आयन से बना होगा। बेसिकली आप कह रहे हैं कि सूत्र इकाई द्रव्यमान का जो उपयोग है वो आयनिक यौगिकों के केस में किया जाता है जो कि आयंस में टूटते हैं। ओके, और आणविक द्रव्यमान की बात करेंगे वो आपके नॉर्मल कंपाउंड्स के लिए आए। ओके, चलिए, तो होपफुली इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के सेशन में हमने मॉलिक्यूलर मास सीखा कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, यानी कि आणविक द्रव्यमान। और जब आप साइंस में या केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं, मॉलिक्यूलर मास बेसिक होता है, इसके बाद आपके बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो इसी पे बेस्ड होते हैं। तो आपको आणविक द्रव्यमान निकालना यानी मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करना अच्छे से आना चाहिए। आपका फॉर्मूला मास आपको पता होना चाहिए, आयनिक कंपाउंड्स आपको पता होने चाहिए, आयंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आने वाले सेशन में हम आयन के बारे में सीखेंगे कि जिन आयनों से मिल करके आपका आयनिक यौगिक बन रहा है वो आयन है। ओके, तो यहाँ तक जो आपको होमवर्क दिया गया है, आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, वो आप करेंगे, साथ ही रिवाइज करते चलेंगे पूरे चैप्टर को और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें। ओके, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।